अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स 401 का मिड टर्म के ऊपर वीडियो, जिसमें लेक्चर 1 से लेकर 22 तक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? सबसे पहले ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारी चीज़ें जो है ना गवर्नमेंट के डिसीजंस के अंदर लाई करती हैं। गवर्नमेंट को लुक आफ्टर करती है कि कितनी प्रोडक्शन होगी कंट्री में इस बार, कितने जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कितना क्या होगा, कितने जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट लुक आफ्टर करती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स हमारे पास है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना हम इको 402 में पढ़ेंगे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है हम इको 403 में पढ़ेंगे। इसमें हम पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, मार्केट, डिमांड, सप्लाई, गुड्स एंड सर्विसेज, ये सब चीज़ें। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में होल इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एग्रीगेट, प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह आ जाता है। उसके बाद हमारे पास है व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम पर्टिकुलर पॉलिसी को लेकर जो है अपनी डिज़ायरेबल गोल को अचीव करना है सीखेंगे। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमारे पास होती है, जिसमें हम जो है फैक्ट्स और बिहेवियर को देख के इकोनॉमी के अंदर डिसीजंस मेकिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग ये एग्जाम्पल्स को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड क्या है? हमारे पास कोई भी एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल जो लैंड होती है जिसको हम लोग प्रोडक्शन के लिए यूज़ करें, प्रोडक्शन जिस पे करते हैं। लेबर हमारे पास मेन पावर हो जाती है। कैपिटल में हमारे पास मशीनरीज आ जाती हैं, या फिर आप पैसे भी कह सकते हैं कि जितना पैसे उस पर लगते हैं, यानी अमाउंट जितनी उसमें लगती है। और एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजेबल क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन, या फिर मैनेजर्स की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो सब चीज़ें देखी जाती हैं, कितने अच्छे से मैनेज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि इकोनॉमिक सिस्टम कौन कौन से दुनिया में यूज़ होते हैं, यानी हैं जो अभी हमारे पास हैं। वो हमारे पास है एक डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप में जो है हमारे पास एक बंदा डिसीजन मेकिंग करता है, जिसमें हमारे पास कोई भी एक बंदा हो सकता है डिसीजन। उसके बाद कमांड और प्लान्ड इकोनॉमी। इसमें आपको दोनों नाम जो है ना याद होने चाहिए। कमांड अगर पूछ लिया तब भी आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ पूछी जा रही है, प्लान पूछ लिया तब भी आपको पता होना चाहिए। दोनों नामों को पढ़ लीजिएगा। गवर्नमेंट इसमें जो है ना डिसीजन लेती है कि किसके लिए कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितनी प्रोडक्शन इस साल में करनी है। फ्री मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसमें हम जनरल पब्लिक के हाथ में डिसीजन होते हैं, जो कि ऑनर्स होते हैं, खुद ही डिसीजन मेकिंग करते हैं, खुद ही अपनी वो प्रोडक्शन करते हैं। इस्लामिक वैल्यूज़ में हमारे पास कुरान और सुन्ना आ जाती है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वो लाइज करते हैं इसके नीचे। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास आ जाती है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आती है? किसी चीज़ को सेक्रीफाइस करना, किसी चीज़ पे गिव अप करना एक अच्छे डिसीजन मेकिंग करने के लिए। यानी अगर आप, मेरे पास जो है एक कैंडी है जो कि है एक सॉर और एक है स्वीट, तो मेरे ऊपर है कि मैं किसको खाती हूँ, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और उसके बाद आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉर्च्यूनर। इसमें आपको जो है ना आपने इसका नेम पूरा याद करना है। पीपीएफ हो सकता है, पूछ लें पीपीएफ की फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपने याद रखनी है। मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है ना हमें करनी होती है। इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, एक मतलब एक लिमिटेड टाइम के अंदर। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड अब आ जाते हैं। हायर प्राइस पे जो होते हैं कंज्यूमर जो होते हैं डिमांड को कम कर देते हैं, क्योंकि जो है क्या नाम है, गुड्स की हायर प्राइस जब हो जाती है तो डिमांड को लो कर दिया जाता है। उसके बाद आप इसकी ये इक्वेशन देख लीजिएगा। लॉ ऑफ सप्लाई पे आ जाते हैं। सप्लाई जो होती है ना बढ़ जाती है, और प्राइस जो होती है ना वो भी बढ़ जाती है। जब प्राइस बढ़ जाती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है। इसकी वाली आप इक्वेशन देख लीजिएगा। उसके बाद इक्विलिब्रियम पे हम आ जाते हैं। इक्विलिब्रियम कौन सी स्टेट है? अच्छा जी, इससे पहले मैं बता दूं, पहले इक्विलिब्रियम होता है, ये डिमांड कर्व है हमारे पास ग्राफ के अंदर, ये सप्लाई कर्व है, और जो इसके मिड में जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से कोलैप कर रहे हैं या फिर आपके लिए मीट कर रहे हैं, वो पॉइंट हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर विच सप्लाई कर्व मीट द डिमांड कर्व, यानी सप्लाई कर्व और एक डिमांड कर्व एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, वो पॉइंट हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे मैं आपको उसका ग्राफ भी एक दफ़ा बना के दिखा देती हूँ कि डिमांड कर्व कौन सा होता है और सप्लाई कर्व कौन सा होता है। ये डिमांड कर्व है हमारे पास, और ये सप्लाई कर्व है हमारे पास, और बीच में सेंटर जो पॉइंट बन रहा है वो पॉइंट है हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट। या ऐसे करके हमने ये ग्राफ बना दी, ये डिमांड कर्व है। ठीक हो गया जी, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस ग्राफ की, आपको हैंडआउट में मिल जाएगा। उसके बाद है हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट और मार्जिनल सोशल कॉस्ट। अच्छा जी, मार्जिनल क्या होता है? कोई भी एडिशनल चीज़ हमने ऐड कर दी, अगर एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करा अपने एक सारी उसके अंदर जो हमारी रेंज थी, उसको हम मार्जिनल कहते हैं। ठीक हो गया जी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
एन एडिशनल यूनिट पर, ठीक है। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास कहलाती है, यानी कोई एक्स्ट्रा यूनिट अगर हमने प्रोड्यूस किया तो मार्जिनल कॉस्ट उसके ऊपर जो आएगी वो जो कॉस्ट उसके ऊपर आएगी वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस कर दिया, 5 करने थे 6 कर रहे, तो उसके ऊपर जो छठे वाले के ऊपर जो कॉस्ट आएगी ना वो मार्जिनल कॉस्ट है। सोशल कॉस्ट हमारे पास है कि इकोनॉमी में हमें कोई डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो वो चीज़ सोशल कॉस्ट में आ जाती है। उसके बाद मार्जिनल सोशल कॉस्ट हमारे पास कहलाती है, जो सोशल कॉस्ट के अंदर थोड़ा-सा चेंज आ जाता है, एक पर यूनिट आउटपुट को चेंज करने से। तो पर यूनिट को चेंज करेंगे तो आउटपुट पे ऑब्वियसली चेंजिंग आएगी, तो वो चीज़ सोशल कॉस्ट में, मार्जिनल सोशल कॉस्ट में आ जाती है। उसके बाद इलास्टिसिटी हमारे पास आ जाती है, चेंज इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर, यानी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे चेंज जो आता है वो। अच्छा, उसके बाद इलास्टिसिटी में यहाँ पे आप देख सकते हैं पी और ये बीच में ई है, ये ई नहीं है, ये एप्सिलॉन का साइन है। यहाँ नीचे मैंने इसको मेंशन कर दिया है, ई इज़ इक्वल्स टू एप्सिलॉन है, तो आप लोग इससे परेशान नहीं हो जाएगा, ये यूनिवर्सल है, वो ओवरऑल दी वर्ल्ड इलास्टिसिटी का यही सिंबल है। PED, यहाँ पे आपने इस फार्मूलाज को याद करना है किस तरीके से। अगर डी जो आ रहा है वो लास्ट में है तो वो ऊपर आ जाएगा, यानी कि डिमांडेड को हम ऊपर रखेंगे और प्राइस को हम नीचे रख देंगे। इसी तरीके से PES है तो सप्लाई को ऊपर रखेंगे और जो है प्राइस को नीचे। इधर YED है, यानी कि वाई को हम इनकम कहते हैं, तो इनकम नीचे आ जाएगा और एप्सिलॉन के बाद जो डी है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक हो गया जी। इस तरह से आप ये सारे फार्मूलाज को याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं लॉन्ग रन और शॉर्ट रन। लॉन्ग रन क्या होता है? लॉन्ग रन वो वाला टाइम पीरियड होता है जिसमें जो है वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहीं प्रोडक्शन कर रहे हैं तो लैंड हमारी चेंज हो जाएगी। अगर हमने एक लैंड को परचेज़ किया हुआ है तो हम कहीं और जाके काम करेंगे, फिर उसके बाद कहीं और, इस तरह से। तो लैंड तो चेंज होती रहती है, लेबर्स भी चेंज होते रहते हैं, तो ये सब चीज़ें लॉन्ग रन में आ जाती हैं। और शॉर्ट रन में हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह की पावर आ जाती है जो फिक्स्ड होती है। उसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है हमारे पास। उसमें हम क्या कह रहे हैं कि एक गुड हम एक हद तक लेंगे, उसके बाद जो है हम उस जो गुड है उसको कंज्यूम करना छोड़ देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत चॉकलेट्स हैं तो मैं एक लेवल तक ही चॉकलेट्स खा सकूँगी, उसके बाद मुझे लगेगा कि मुझे बस मेरी क्रेविंग जो थी वो पूरी हो गई है, अब मेरे पास अंदर मतलब लाइक पेट में जगह नहीं है, तो अब मुझे ज़्यादा मीठा, बहुत मीठा मुँह हो रहा है तो मैं इसको छोड़ दूँगी, तो वो चीज़ हमारे पास आ जाती है। ठीक हो गया जी। अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में हमारे पास आ जाती है इंटायर सेटिस्फिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी उसके बाद भी हमने कोई अगर दूसरा कोई एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया है तो वो चीज़ हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी में आ जाती है। उसके बाद हमारे पास इंडिफरेंस कर्व है और इंडिफरेंस मैप है। इंडिफरेंस कर्व में टू कमोडिटीज़ को लेकर इक्वल सेटिस्फिकेशन जिसमें मिलती है वो इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व को आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी है, आप अपने हैंडआउट्स में देख लीजिएगा। और इंडिफरेंस मैप में जो रहती है ना, डिफरेंट लेवल की सेटिस्फिकेशन जो हमें मिलती है वो चीज़ें आ जाती है, ठीक है। एंगल कर्व हमारे पास रिलेशनशिप शो कराता है इनकम और डिमांड के दरमियान में, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, हमारे पास व्हाट इज़ फ्रेम। फ्रेम क्या है? फ्रेम जो है ना हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक हो गया जी। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रेम है हमारे पास, पार्टनरशिप है हमारे पास, पहला तो सोल प्रोप्राइटरशिप है और तीसरा हमारे पास लिमिटेड कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बंदा जो होता है, हमने MGD 211 में पढ़ा था, एक बंदा जो होता है ऑनर होता है। पार्टनरशिप में 2-3 बंदे होते हैं और लिमिटेड कंपनी में लिमिटेड शेयर होल्डर्स है उसके हिसाब से लोग होते हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिश मार्जिनल रिटर्न। पहले हमने यूटिलिटी पढ़ा था, अब रिटर्न पढ़ते हैं। रिटर्न में हमारे पास है जब क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल वगैरह हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो इससे जो है ना रिजल्ट के ऊपर फ़र्क पड़ता है कि यदि आउटपुट बढ़ेगा या फिर आउटपुट कम होगा। ये चीज़ हमने इसमें पढ़नी है, ठीक हो गया जी। उसके बाद है हमारे पास आइसोकॉन्ट। आइसोकॉन्ट क्या होता है? आइसोकॉन्ट हमारे पास कहलाता है इट इज़ अ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लें अगर तो इक्वल हमें जो है ना आउटपुट मिले, यानी कि विच गिव्स द इक्वल आउटपुट, तो वो हमारे पास कहलाता है आइसोकॉन्ट फैक्टर, ठीक हो गया जी। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जब हम इक्वल जो है हमारे पास लेंगे तो हमारे वो इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट हमें देगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं संक कॉस्ट पे। संक कॉस्ट कहलाती है हमारे पास कि जो चीज़ हमने ऑलरेडी पेड कर दी है वो हमें वापस नहीं मिल सकती, यानी कि ऑलरेडी हैव इनकर्ड एंड विच कैन नॉट बी रिकवर्ड एट एनी कॉस्ट। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ रेंट, रेंट जो है हमने पे कर दिया तो वो कभी भी हमें वापस नहीं मिल सकता। अगर हम उस जगह को छोड़ के जाएंगे तो हमने जो स्टार्ट में कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह दी होगी उनको तो वो हमें वो दे देंगे, लेकिन ये चीज़ हमें नहीं देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं की इंग्रेडिएंट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर।
कि इंग्रेडिएंट्स क्या है मार्केट स्ट्रक्चर के। सबसे पहला है नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स इन द मार्केट, यानी हम नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स देखेंगे मार्केट में कितनी फ्रेंड्स हैं। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ बैरियर्स टू एंटर, मतलब मुश्किल होता है इसमें एंटर होना, ठीक हो गया जी। उसके बाद नेचर ऑफ़ प्रोडक्ट को हम देखते हैं कि नेचर ऑफ़ प्रोडक्ट हमारे पास कैसी है। और सबसे लास्ट में हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस, यानी कि कंट्रोल ओवर प्राइस हम देखेंगे कि हम कितनी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी प्राइस हमें क्या रखनी है। ये सब चीज़ें हम उसको देखते हैं कि की इंग्रेडिएंट में मार्केट स्ट्रक्चर में, ठीक है। मोनोपोली और ओलिगोपोली, मोनोपोली को मैं आपको पहले आपको जो है एक्सप्लेन कर देती हूँ। मोनोपोली हमारे पास कहलाती है डिसीजन मेकिंग पावर, और ओलिगोपोली जो होती है ना वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फ्यू सेलर्स, ठीक हो गया जी। मोनोपोली जो होती है ना उसमें जो है एक ही कंपनी होती है, और ओलिगोपोली में बहुत सी कंपनीज़ काम करती हैं, ठीक हो गया जी। और जो है ये कंपनी मोनोपोली खुद प्राइस कंट्रोल करती है, और ओलिगोपोली की प्राइस जो है ये फेयर होती है बट ज़्यादा हाई नहीं होती है। इसमें जो है इम्पॉसिबल है मोनोपोली में आपको आना, लेकिन जो है ओलिगोपोली में जो है ना आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मोनोपोली की यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है गूगल है, और यहाँ पे आप देख लीजिए गूगल जैसा वो यूनिवर्सल अब तक कुछ भी नहीं है जिस पे हम जाके अपनी क्वेरीज़ को सर्च कर सकें। कुछ ऐसी चीज़ अभी तक कुछ नहीं है वेल नोन। और यहाँ पे फ़ास्ट फूड का रेस्टोरेंट है जो कि खोलना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है। उसके बाद हम पढ़ते हैं डिग्रीज़ ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। अच्छा जी, फर्स्ट डिग्री हमारे पास वो डिग्री होती है इसमें जिसमें जो है हर इंसान वही चीज़ चार्ज करता है जो वो खुद पे कर सकता है, ठीक हो गया जी। उसके हिसाब से यहाँ पे होती है। सेकंड डिग्री में हमें बताया जाता है कि प्राइस जो है ना चार्ज किए जाते हैं कंज्यूमर से हर हर एरिया में डिफरेंट डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, तो मुझे कुछ अर्जेंट सीट बुक करवानी है कहीं जाने के लिए, तो उसके मुझे पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो ये चीज़ें आ जाती हैं सेकंड डिग्री में। थर्ड डिग्री में हमारे पास आ जाती है डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस है कि किसी कंज्यूमर को ये लोग डिस्काउंट दे देते हैं, किसी को नहीं देते, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास थर्ड डिग्री में। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोल्यूसिव कार्टेल और एक्सप्लिट। अच्छा जी, यहाँ पे कोल्यूसिव जो होते हैं ना इसका दो नाम है, मतलब कार्टेल भी कहलाता है और एक्सप्लिट हो सकता है पेपर में आपसे पूछ लें, नॉन कोल्यूसिव को टैकेट कहलाते हैं। तो ये हो सकता है आपसे पूछ लें, तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए। अच्छा, कोल्यूसिव कौन से लोग होते हैं जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल एग्रीमेंट करते हैं आपस में कि हम एक दूसरे को मतलब कि कम्पीट नहीं करेंगे या फिर एक दूसरे के साथ कोई भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखेंगे, ठीक है। और नॉन कोल्यूसिव वो लोग होते हैं जो अपनी प्राइस को खुद सेट करते हैं और अपना आउटपुट खुद क्रिएट करते हैं, मतलब आउटपुट वगैरह इनका किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट आउटपुट होता है इनका, ठीक हो गया जी। तो यही थी हमारे जो है आज की वीडियो। यहाँ पे हमारा लेक्चर सारे ख़त्म होते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपकी हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। इंशाल्लाह इसमें मैंने एमसीक्यूज़ को कवर अप नहीं किया है, एमसीक्यूज़ मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी जो कि इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो नीचे मुझे अपना ईमेल कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ये फ़ाइल शेयर कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।